नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात करेंगे पिंक बूथ का गौरवशिला। पिंक खबर उन्नाव से, जहां शहर के प्रमुख गांधीनगर तिराहे का सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का लोकार्पण बुधवार दोपहर किया गया। सांसद साक्षी महाराज, सदर विधायक पंकज गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता भानु मिश्रा और जिलाधिकारी गौरांग राठी ने संयुक्त रूप से इस तिराहे का उद्घाटन किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह भी मौजूद रहे। लोकार्पण के मौके पर अधिकारियों ने तिराहे पर कराए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। परियोजना के तहत बेहद बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सड़क चौड़ीकरण और आसपास के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। तिराहे को आधुनिक और आकर्षक स्वरूप देने के लिए विशेष डिजाइनर तैयार किया गया। इस अवसर पर महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक बूथ का भी शुभारंभ किया गया, जहां महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। उन्नाव का ऐतिहासिक समृद्ध रहा है। महान विभूतियों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए गौरवशिला का निर्माण किया गया है, जिसमें उनके योगदान को दर्शाया गया है। साथ ही कलम और तलवार की धरती थीम पर आधारित कलाकृति भी स्थापित की गई हैं, जो उन्नाव की साहित्यिक और वीर परंपरा को दर्शाती हैं। सांसद साक्षी महाराज ने इस पहल को शहर के विकास की दिशा में अहम कदम बताया है और कहा कि इससे शहर की सुंदरता के साथ नागरिक सुविधाएं भी होंगी। विकास के कार्य उन्होंने संकल्प ले लिया। 2047 तक भारत विकसित होगा। और मैं समझता हूं कि ये जो अभी हम लोगों ने लोकार्पण किया है, चाहे तो तिरंगे का हो, चाहे उन्नाव की धरोहर का हो, चाहे इस धरोहर का हो, मैं समझता हूं मोदी जी के संकल्प के अनुसार जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत में ये मील के पत्थर की तरह दिखाई देगा। एक बहुत बड़ा काम आप देख रहे थे कि यहाँ पर जाम ही जाम लगा रहता था, पुलिस ऐसे ही खड़ी रहती थी। तो कुल मिलाकर के जिलाधिकारी महोदय ने, प्रशासन ने, माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यहाँ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ के सदर विधायक पंकज गुप्ता जी को, हम लोगों को, हमारी पार्टी को ये सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। मुझे लगता है इससे उन्नाव जो ऐतिहासिक नगरी है, इसकी शोभा बढ़ेगी। अब बात करेंगे ABCD श्रेणी से निगरानी। देवघर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में मानसिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने की, जिसमें जिले के सभी थानों के थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए लेकर बेहतर विस्तार से समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि आम जनता की सुरक्षा और सेवा देवघर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाई जा रही है और हिस्ट्री सीटर अपराधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही साइबर अपराध में रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी थानों को 10 सक्रिय साइबर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने और आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया अपनाने को कहा गया है। पुराने अपराधियों की निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए उन्हें A, B और C श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। A श्रेणी के अपराधियों को 7 दिनों में, B श्रेणी के 15 दिनों में और C श्रेणी का 1 महीने के भीतर फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने सबसे पहले 5 वर्ष के, पिछले 5 वर्ष ध्यान देना है। किन चीज़ों में कमी रह गई है, उसको पूरा करना है। इससे हम लोग समीक्षा अच्छा काम किया है।
हम लोगों ने सबसे पहले 5 वर्ष के पिछले 5 वर्ष में जितने भी अपराधी थे, विशेष रूप से संपत्ति मूलक कांडों के अपराधी, आर्म्स एक्ट के अपराधी, एनडीपीएस के अपराधी, इन सभी को हम लोगों ने चिन्हित किया था और उन सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोगों ने किया है। एक एक अपराधी का घर जा कर के हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, घर में रह रहा है अथवा नहीं कर रहा है। इसी के साथ साथ हम लोग साइबर का भी इसी तरह से सूची हम लोग ने 5 साल की बनाई है, उनका भी हम सत्यापन कर रहे हैं। दूसरे चरण में हम लोग इन सभी का अब हम लोग प्रॉपर्टी सीजर को लेकर के हो या फिर प्रिवेंटिव मेजर में सीसीए करने को लेकर के हो, तो वैसे सभी अपराधियों पे हम लोग सीसीए करने की कार्रवाई या प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई कर रहे हैं। आगे आने वाले माह में हम लोग क्या करना है, इन चीज़ों पे ध्यान तो अपराध नियंत्रण को लेकर 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। अच्छा काम किया है। श्रेणी और एबीसी में साइबर अपराधियों को 403 केस, लेकिन जो बचे हुए केस पेंडेंसी हमारे यहाँ जो है करीब 3000 है, 2914। सर प्लीज 4 गुना से ज़्यादा 3 गुना ही होना चाहिए, ठीक है 4 गुना हम लोग रख लें। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये 1000 के आसपास पेंडेंसी जो है वो होनी चाहिए। मासिक अपराध गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आगे आने वाले माह में हम लोग क्या करना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों में कमी रह गई है, ये संगोष्ठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपराधियों की एबीसी श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है। 247 जो हमारी रिपोर्टिंग टोटल है उसके एवज में हम लोगों ने 4 देवघर से केस, लेकिन जो बचे हुए केस पेंडेंसी हमारे यहाँ जो है करीब 3000 है, 2914। सर प्लीज 4 गुना से ज़्यादा 3 गुना ही होना चाहिए, ठीक है 4 गुना हम लोग रख लें। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये 1000 के आसपास पेंडेंसी जो है वो होनी चाहिए। थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी साइबर अपराधियों को मासिक अपराध गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आगे आने वाले माह में हम लोग क्या करना है। अब बात करेंगे फेफड़ों की जांच होगी आसान। कानपुर के डॉक्टर मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में अब फेफड़ों की बीमारियों की जांच और उपचार के लिए नई आधुनिक तकनीकी की शुरुआत की गई है। अस्पताल में करीब 10 दिन पहले वीडियो ब्रोनोस्कोपी नामक उन्नत उपकरण लाया गया है, जिसकी मदद से अब नाक के रास्ते दूरबीन डालकर फेफड़ों की विस्तृत जांच की जा रही है। इस तकनीकी के माध्यम से फेफड़ों में संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन, टीबी, गांठ और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की पहचान की जा सकती है। साथ ही टीबी के विभिन्न प्रकारों की भी जांच संभव हो पा रही है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि इस उपकरण को मॉनिटर से जोड़ा गया है, जिससे पूरी जांच प्रक्रिया स्क्रीन पर लाइव देखी जा सकती है। जांच के बाद मरीज की स्थिति को तीमारदारों को दिखाया जा सकता है, ताकि उन्हें बीमारी और इलाज की वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी मिल सके। डॉक्टरों का कहना है कि इस तकनीक से न सिर्फ सटीक जांच संभव हो रही है, बल्कि मरीज और परिजनों को भी इलाज को लेकर बेहतर समझ और पारदर्शिता मिल रही है। सर मुआयना टेस्ट में किस तरीके की मशीन है, इससे क्या फायदे हैं? मैं डॉक्टर अवधेश कुमार, विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर। हमारे यहाँ पे ब्रोंकोस्कोप, वीडियो ब्रोंकोस्कोप इंस्टॉलेशन हुआ है 10 दिन पहले। हम लोग उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ब्रोंकोस्कोप जो है ये नाक के रास्ते दूरबीन डाल के फेफड़े की जांच होती है। इसमें हम कोई अलग तरह के इन्फेक्शन है वो मालूम कर सकते हैं, जिसमें हम बाल लेते हैं अंदर से ब्रोंको एल्वेओलर वाल्व की जांच करा सकते हैं। उसमें टीबी का मालूम कर सकते हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन है वो मालूम कर सकते हैं। अगर अंदर कोई गांठ दिख रही है फेफड़े के अंदर तो वहाँ से बायोप्सी लेकर उसकी जांच कराते हैं। तो फेफड़ों की जांच ब्रोनोस्कोपी से की जा रही है। चेस्ट हॉस्पिटल में फेफड़ों की बीमारियों की जांच हो रही है। तीमारदारों को समझाने में इससे आसानी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है जब से ये मशीन हॉस्पिटल में आई है तब से फेफड़ों की जांच करने में आसानी हो रही है, पारदर्शिता बढ़ी है। मरीज के तीमारदारों को भी समझाने में आसानी हो रही है। फेफड़ों की बीमारियों के इलाज में नई तकनीकी से सुविधा मिली है। वीडियो ब्रोंकोस्कोपी से भी जांच की क्षमता बढ़ी है। चेस्ट हॉस्पिटल में फेफड़ों की
बीमारियों की जांच की जा रही है, जहां इस तकनीक से जांच करने में आसानी हो रही है। तो डॉक्टरों ने बताया है कि तीमारदारों को समझाने में भी आसानी हो रही है और उनको भी बीमारी समझने में कोई तकलीफ नहीं हो रही। तीमारदार भी आसानी से समझ पा रहे हैं कि बीमारी क्या है और क्या स्थिति बीमारी की इस समय है। अक्सर लोग बीमारियों को लेकर परेशान रहते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ है और कितनी चिंताजनक बीमारी है, लेकिन इस तकनीक से पारदर्शिता बढ़ी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर अब बात करेंगे ब्राह्मण समाज का भड़का आक्रोश। आगरा में सिकंदरा क्षेत्र स्थित परशुराम चौक पर उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। यह मामला बीते दिन की उस घटना से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चौक पर चढ़कर नीला झंडा लगाने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया गया था। जानकारी के अनुसार आरोप है कि कुछ लोगों ने जूते पहनकर परशुराम चौक पर चढ़कर नीला झंडा लगाया और धार्मिक सामाजिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की। घटना के बाद ब्राह्मण समाज में आक्रोश फैल गया और उन्होंने पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की। समाज द्वारा किए गए अल्टीमेटम के बाद पुलिस ने देर रात मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसी बीच आज सुबह बड़ी संख्या में लोग परशुराम चौक पर एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी की। माहौल को देखते हुए पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया और भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया। उधर कल भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा को लेकर भी क्षेत्र में स्थिति संवेदनशील बनी रही, जिसके चलते पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। कुछ असामाजिक तत्व परशुराम चौक पर चढ़कर नीले झंडे लगा रहे हैं। इसी वजह से ब्राह्मण समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि हमारे भगवान परशुराम का इन्होंने अवहेलना की है, हमारी भावनाओं को आहत किया है। इसी को लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। आगरा में पुलिस के द्वारा बताया गया कि देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की वीडियो के जरिए पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। वहीं सीधे लेकर चलते हैं आपको हरियाणा, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हमारे इतिहास के अंदर इतिहास के साथ जुड़ी हुई की सारी ये बातें हैं। हम इस बात को भी देखते हैं कि हमें मालूम है रामायण के अंदर कौन नहीं था। रावण ने जब माता सीता का अपमान किया
होने की लंका से उसे हाथ धोना पड़ा, उसको भी राख काम वो किया गया है जब महिला का एक अपमान हो। हमने ये भी देखा है कि महारानी द्रौपदी का अपमान किया गया तो दुनिया का से बड़ा युद्ध महाभारत वो कुरुक्षेत्र ही हुआ है, हमारे हरियाणा के अंदर ही हुआ है, और जिसने एक पूरी सभ्यता को बदलने का काम किया है। माताओं बहनों, इस तरह महिलाओं का सम्मान हमने अपनी संस्कृति और संस्कारों में पाया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब जन सेवा का दायित्व उन्होंने संभालते ही महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। बहनों, हम सब जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले 23 जनवरी 2015 को जब वो हरियाणा के पानीपत के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए तो उन्होंने एक बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें भी इस बात चिंता हुई थी कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उस समय में सरकार में मंत्री था, हमने सोचा कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को क्यों चुना, किस कारण से चुना। जब हमने उसका पूरा एनालिसिस किया, हमने देखा कि उन्होंने क्यों चुना, तो हरियाणा में जो लिंग अनुपात था वो सबसे कम था। एक कुरीति थी, बेटियों को खोख में ही मार दिया जाता था। लोग बेटी घर में पैदा ना हो, इस प्रकार का उनके माइंड के अंदर एक वातावरण बना हुआ था। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने पानीपत की उस ऐतिहासिक भूमि से आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान शुरू किया। और अभियान ही शुरू नहीं किया, वो नारा दिया, उसकी गूंज पूरे भारत के अंदर गूंजने का काम, वो पूरे भारत में सुनाई देने का काम वो हुआ है। पूरे समाज का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस स्लोगन ने, उस वाक्य ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरे समाज के मन को भी बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि उस स्लोगन के कारण लाखों बेटियों का जीवन वो बचा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और बेटियों को बचाने तथा पढ़ाने का एक अभियान गति से शुरू हुआ है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे खुशी है कि हमारे सामने वो ऐसा हमारी बहनें बैठी हैं जो अपने क्षेत्र के अंदर जिन्होंने महारत हासिल की है। मेरे सामने हमारी डॉक्टर बहनें बैठी हैं, हमारी प्रोफेसर्स बैठी हैं, जो समाज को एक दिशा देने का काम आप लोग करती हैं। परिवार को ही एक संगठित करके आगे बढ़ाने का काम आप करती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस एक नारे से लाखों बेटियों का जीवन बचा है और उसी का परिणाम है कि आज देश में, हमारे हरियाणा में जो लिंगानुपात जिसे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे, उसके अंदर एक बड़ा सुधार उनके आने से यहाँ पर हुआ है। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा में जब 871 था तो आज वो सुधर करके 923 हो गया है। और मुझे ये भी खुशी है कि कई पंचायतें ऐसी हैं जहां पर बेटों की संख्या कम है, बेटियों की ज़्यादा है। इतना बड़ा सुधार इसके अंदर हुआ है। आदरणीय बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भी अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, सुकन्या समृद्धि योजना। उन्होंने
उसके माध्यम से कि बेटियां किसी के ऊपर वजन नहीं है, भार नहीं है, बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी, उस दिशा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया। जब से 2014 से उनको आप सब ने जिम्मेवारी दी है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। अब बात करेंगे ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है ऑपरेशन प्रहार की। जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में चल रहे अभियान के अंतर्गत एसओजी और हल्द्वानी पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 221 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत लगभग 66,30,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार 14 अप्रैल 2026 को भोटिया पड़ाव क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली गई। तलाशी में उसके कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक, नकदी और अन्य उपकरण बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजय सिंह नेगी 35 वर्ष निवासी अल्मोड़ा, हाल निवासी हल्द्वानी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दर्ज हैं। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि नशे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना है। आज कोतवाली हल्द्वानी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को इसमें बहुत अच्छी सफलता मिली है, जिसमें कोतवाली हल्द्वानी का एसएचओ विजय मेहता और सीओ हमारा ऑप्स है अमित और एसपी क्राइम जगदीश, इन सबके अथक मेहनत का आज अच्छा सफल एक परिणाम मिला है। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई इनपुट के आधार पर, ठोस इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए 221 ग्राम स्मैक, 221 ग्राम कमर्शियल मात्रा में जो स्मैक है, इसको बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कुल मिलाकर राम सिंह निवासी ग्राम बैड़ा, थाना द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा, इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये शातिर अपराधी है। इसके ऊपर पूर्व में भी 2 एनडीपीएस का मुकदमे है, एक बार 102 ग्राम, एक बार 14 ग्राम। हाँ तो आओ। बताया जा रहा है कुल मिलाकर राम सिंह निवासी ग्राम बैड़ा, थाना द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा, इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये शातिर अपराधी है। इसके ऊपर पूर्व में भी 2 एनडीपीएस का मुकदमे है, एक बार 102 ग्राम, एक बार 14 ग्राम। सीधे लेकर चलते आपको गोरखपुर। गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में सीएम योगी पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। सहज कर सकता है। उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में यहाँ पे 5 किसानों को भी सम्मानित किया गया है। इस समारोह के अवसर पर मैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने अपनी पूरी टीम के साथ आकर के वे पहली बार गोरखपुर और इस क्षेत्र में पहली बार उनका आगमन हुआ है और इन सभी युवाओं के भविष्य की दिशा से भारत के एक प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह का यहाँ पर उपस्थिति और उसके चेयरमैन की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसमें वो खबर की टेक्नोलॉजी आपके जीवन को कैसे स्पीड अप कर सकती है, यह इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के वर्तमान के गति को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं केवल 2 उदाहरण आपके सामने दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल से जुड़े हुए ज़्यादातर छात्र हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं,
कोई मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन से होगा, कोई आयुष से होगा, कोई नर्सिंग से होगा, कोई पैरामेडिक्स से होगा है, और बाकी हमारे किसान इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। कोई मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन से होगा, कोई आयुष से होगा, कोई नर्सिंग से होगा, कोई पैरामेडिक्स से होगा, और बाकी हमारे किसान भी हैं। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए भी छात्र यहां पे होंगे। यहां पे इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी हुआ करती थी, और याद करिए 2017-18 के पहले पर से यहां पे भारी पैमाने पे मौतें होती थी। 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें यहां पे हुई। लोगों ने उसको ये माना था कि एक बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकती है, और इस बीमारी को एक नियति मान लिया था। और यही कारण था कि वर्ष दर वर्ष मौत के आंकड़े बढ़ते गए, लेकिन वे नियंत्रित नहीं हो पा रहे थे। मुझे जब गोरखपुर के लोगों ने यहां से सांसद बनाया, तो मैं भी संसद में इस मुद्दे को उठाता तो था, लेकिन समाधान क्या है ये उस समय मुझे भी नहीं जानकारी थी। मैं इससे जुड़े हुए एक्सपर्ट से भी बात करता था, लेकिन आंदोलन करते 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 हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हां, इसका समाधान भी होगा। और मैंने इसके डाटा कलेक्ट करने शुरू किए थे अलग अलग जगहों से। जब हम लोगों ने 2017 में सरकार बनी, तो स्वाभाविक रूप से ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी कि अब तक जिन मुद्दों को लेकर हम आंदोलन करते, आवाज उठाते थे, अब उसका समाधान हमें ही करना है। तो डाटा हम लोगों ने लिए, टीम को लगाई, और टीम को इस बात को लगाया गया कि वास्तव में इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। एआई टूल ने हमें बताया कि इंसेफ्लाइटिस उन क्षेत्रों में है जहां पर स्वच्छता का अभाव है और शुद्ध पेयजल का अभाव है। हम लोगों को एक रास्ता मिला। हम लोगों ने उन सभी परिवारों को चिन्हित किया था, उन बस्तियों को चिन्हित किया था। हर घर में टॉयलेट उपलब्ध करवाए गए, हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराई गई। आज इंसेफ्लाइटिस जीरो है, जीरो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।